हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया से अपना काम कर रहे होंगे। और क्योंकि 11वीं क्लास का ये चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है, तो उसी क्रम में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो प्रश्नावली 8.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और दो ही प्रश्नावली लगभग इसके अंदर मेन है। और अगर मैं ये बात कहूँ कि चैप्टर आज ही खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें सिखाने की हैं, आपको सीखने की हैं, वो सब आज कवर हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ नहीं बचता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आगे के जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसको देखो या ना देखो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों ने आज के इस इंट्रोडक्शन के अंदर जो 4 टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, इनको अच्छे से समझ लिया, फिर आप द्विपद प्रमेय के सारे क्वेश्चंस को आसानी से, आराम से सोच के, समझ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आज इस इंट्रोडक्शन के अंदर 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्यापक पद, जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, मध्य पद कैसे निकालते हैं, और गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। अचर पद या फिर एक्स से स्वतंत्र पद कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। किसी भी द्विपद प्रमेय के प्रसार में, मैंने पहले ही बता दिया, ये जो चीज लिखी है a + b की घात n, इसका जो पूरा ये विस्तार प्रसार लिखा है, यही कहलाती है आपकी द्विपद प्रमेय, है ना। यही आपकी क्या कहलाती है, द्विपद प्रमेय कहलाती है। और इस द्विपद प्रमेय के अंदर ही हम लोगों को चारों टॉपिक डिस्कस करने हैं कि व्यापक पद, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, कि क्या होती है जनरल टर्म, मैं भी बताऊंगा आपको जब मैं शुरुआत करूंगा। फिर मिडिल यानी कि मध्य पद कैसे निकालते हैं, सब बातें होंगी। और यही बातें हैं, इसके अलावा कोई और बात इस चैप्टर के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज के इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लिया तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। बस बैठ के आराम से रफ कॉपी में क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की। और पहला टॉपिक जो हमारा है वो है व्यापक पद, उसके बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है। देखिए सुनिए, व्यापक पद पहले क्या होता है, जनरल टर्म क्या होती है। देखो सुनो भाई, हमने क्या कहा है कि a + b की घात n का जो प्रसार है वो ये है, जो कि हम 8.1 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अगर वो कभी हमें ऐसा एक क्वेश्चन दे दे, अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, सपोज कर लो कि 3x माइनस के 1/x की घात हमें दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि घात 10 का हम लोगों ने प्रसार कर देंगे। प्रसार हम कर सकते हैं, हम लोग विस्तार कहो या प्रसार कहो, हम आराम से कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा कहाँ करना सीखा हमने, पिछले वाली एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमने ये सारे कार्यक्रम कर लिए हैं। लेकिन अब वो ये कहेगा कि वो ये कहेगा, विस्तार नहीं करवाएगा वो, ठीक है ना। वो कहेगा इस यानी कि 3x माइनस 1/x की घात 10 ऐसा कोई क्वेश्चन दे करके के विस्तार में हम लोग कह देगा वो कि 5वां पद ज्ञात करो, ठीक है ना। 5वां पद ज्ञात करो, 5वां कह देगा या 6वां कह देगा, है ना। आपके पास में कितने पद होंगे इसके अंदर, बेसिकली आपको पता है, हमने बताया था कि घात जितनी है ना, घात 10 है, n = 10 है। तो पदों की संख्या जो होगी इसके अंदर, पदों की जो संख्या होगी बेटा, है ना, पदों की संख्या वो कितनी हो जाएगी। हमने कहा था कि एक ज्यादा होती है, तो 10 और 1 11 पद हो जाएंगे। 10 में जब एक जुड़ करके, इसका मतलब इसके अंदर 11 पद हो। उन 11 पदों में से जब इसका हम विस्तार करेंगे, इसका जब हम प्रसार करेंगे, उन 11 पदों में से वो कोई भी पद आपसे पूछ सकता है। वो कह देगा दूसरा बताओ, पहला बताओ, तीसरा बताओ, 5वां बताओ, 10वां बताओ, 11वां ही बता दो, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम ये जो बात कर रहे हैं, ये जो हम पद निकालते हैं, इसी को हम लोग कह लेते हैं कि ये व्यापक पद ज्ञात करना। व्यापक कोई भी पद है ना, व्यापक पद हम लोगों को ज्ञात करना है, कोई भी, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर रहता है और क्या हम लोग कैसे करते हैं, तो मैं 10 मिनट में, मतलब 2 मिनट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ। और व्यापक पद ज्ञात करना अगर आपने सीख लिया तो आगे के जो टॉपिक्स बचते हैं, अभी जो मैंने बताया था आपको, मध्य पद या फिर आपको गुणांक ज्ञात करना, और तीसरे नंबर पर अचर पद या एक्स से स्वतंत्र पद, वो तभी आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे अगर आपको व्यापक पद ज्ञात करना यानी कि जनरल टर्म ज्ञात करनी आती है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चे बना लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कंफ्यूजन इसमें कोई होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो मेरे भाई चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। चल हम जो हमारे पास अवेलेबल है उसी से बात करते हैं, फिर एग्जाम्पल 1-2 कराने के बाद मैं आपको तैयार कर दूंगा पूरी तरीके से कि कैसे व्यापक पद निकलता है। देखिए अगर मैं इस प्रसार में बात करूं, आपको मैं ध्यान दूं तो ये क्या है जो हमारे पास में, ये क्या है, ये पहला पद है। क्या है, अगर मैं पहले पद की बात करूं, पहला पद, ठीक है ना, पहला पद, और वो पहला पद जो है बेटा वो है हमारा NC0 और a की घात n। बात समझ में आ रही है। और दूसरा जो पद है, दूसरा पद है
ठीक है, आपके पास में दूसरा जो पद है उसको कह देंगे हम लोग कि NC1 a की घात n-1 और b की घात 1, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें तीसरे पद की, तीसरा जो पद है, ठीक है, तीसरा जो पद है हम अगर लिखें तो आ जाएगा NC2 a की घात n-2 एंड b की घात 2। एक और लिख लेते हैं, मान के चलो चौथा पद हम लिख रहे हैं, चौथा पद जो आएगा है ना, तो वो पद आएगा NC3 और a की घात n-3 और b की घात 3। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, शायद क्लास 10th में आपने सीखा होगा, लेकिन नहीं सीखा तो ध्यान देंगे। पहले पद को ना, पहले पद को, ये पहला पद है, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं T1। क्या लिखते हैं? T1। T1 का मतलब होता है T फॉर टर्म, टर्म जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद अगर हम करें पद होता है। तो इस टर्म के T को लेकर के अगर हम T1 लिखते हैं तो इस T1 का मतलब होता है पहला पद, पहला पद। बात समझ में आ रही है? ऐसे अगर मैं T2 की बात करूंगा तो होगा दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं T10, T10 का मतलब होगा 10वां पद, है ना आपके पास में। कोई आपके सामने लेके T11 या T20 तो 20वें पद की बात हो रही है। तो हम लोग इसको हिंदी में ना लिख करके मैं थोड़ा सा इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको, ताकि हम लोग जुड़ पाए अपनी किताबों से भी। तो मैं, ये पहला पद है तो उसको यानी कि T1 है, टर्म नंबर 1, ये T2 है, ये दूसरा पद है, ये T3 है बेटा, ये तीसरा पद है, T4 है तो ये हमारा आपके पास में चौथा पद बनेगा। तो अगर हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें, हमने आपको एक चीज बताई थी, नहीं बताई थी तो अब ध्यान से सुनेंगे। मैं इस प्रसार के अंदर कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूं। आपको पता है लास्ट पद जो बनेगा इस प्रसार के अंदर वो बनेगा NCN, है ना, और b की घात n। तो कहीं बीच में अगर मैं एक पद पकड़ लूं कोई भी, ठीक है नहीं, और वो पद कैसा हो कि NCR a की घात n-r, एक बीच में जनरल पद आपके पास में, और a की घात, सॉरी b की घात r। तो आप क्या देख पाएंगे, हम लोग इसी पद को ही व्यापक पद कहते हैं। ये जो पद है ना जिसमें हमें r की वैल्यू फिक्स पता नहीं है कि कौन सा पद है, देखो सीधी बात है, आप इस पद को बता दोगे सर जी ये 5वां पद है, बात समझ रहे, क्योंकि आपको पता है, आप काउंटिंग भी करके देख सकते हो, 1 2 3 4, ये 5वां पद है। और लास्ट में भी बता सकते हो आपके सर जी ये अंतिम पद है ना। मैंने बीच में कहीं आर का, जो कि आर हमें पता नहीं है, हमने बीच में एक ऐसा पद लिख दिया इस तरीके से कि NCR, है ना, और a की घात n-r, b की घात r, और इस पद के अंदर वो सभी बातें हैं जो कि इन सब पदों के अंदर है। मतलब क्या बात है, हमने एक बात ये बात कही थी कि हमेशा जो a की घात होती है ना, a की घात होती है, a की घात होती है, और जो b की घात होती है ना, जोड़ने पर हमें टोटल n मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है ना आपके पास में, ठीक है ना। और आप देख भी पा रहे होंगे बेसिकली, अगर थोड़ा सा दिमाग अगर लगा पा रहे होंगे, NC3 है, यहाँ पे अगर 3 आया है तो a की घात में से उतना ही कम हो जा रहा है n-3, है ना, n-3, और b की घात 3 हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ क्या करा, NCR, है ना, NCR और a की घात n-r, तो और b की घात आ जाएगा r। तो यही हमारा व्यापक पद है। लेकिन ये कौन सा पद है, जैसे चौथा पद है, वो अंतिम पद है, ये 5वां पद है, ये चौथा पद है, ये तीसरा पद है, ये दूसरा है, ये हमारा पहला पद है। तो ये हमारा NCR, a की घात n-r और b की घात r जो है, ऐसे करते जाएंगे। तो ये जो पद बन रहा है NCR, a की घात n-r, ठीक है ना, और b की घात r, तो ये कौन सा पद बनेगा? अरे सीधी बात है, आप लोग बहुत समझदार हो, समझ सकते हो। देखो यहाँ पर 1 आया तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे आपके 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर आपके पास में 3 है। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर r है तो यहाँ पर r+1 है। आपको पता है ना भाई, जो नंबर यहाँ आ रहा है ये नंबर हमेशा इससे 1 ज़्यादा है ना। आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ 3 है, ठीक है ना। इस 3 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4-1 ही तो लिखेंगे हम इसको। तो आप यानी कि इन दोनों का जो अंतर, जो नंबर यहाँ पर है 4, उससे एक कम नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिक सी बात यह है कि यहाँ पे अगर हम लोग r अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ r+1 आएगा। बस यही फॉर्मूला है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। इसको एक कागज पर रख के मतलब लिख करके चाहे खा लो पी लो कुछ कर लो,
इस फॉर्मूले के बिना, मतलब मैं अब जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं कि TR+1 कभी भी निकालना होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे NCR। कैसे लगाएंगे वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। NCR a की घात n-r और b की घात r। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके बिना आप इस चैप्टर के किसी भी सवाल को, आगे आने वाले सवालों को, चाहे वो मध्य पद ज्ञात करना है, चाहे वो गुणांक ज्ञात करना है, चाहे वो अचर पद ज्ञात करना है, उनके बिना, मतलब इस फॉर्मूले के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और यही व्यापक पद का सूत्र है, जनरल टर्म निकालने का सूत्र, व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र है, ज्ञात करने का ये हमारा सूत्र है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सुनो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो ये तो मैं समझाने की बात करी, अब मैं तो थोड़ा सा अप्लाई करता हूं, इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ठीक है ना। एग्जांपल से क्या, मैंने सपोज कर लो एक उदाहरण ले लिया अपनी तरफ से, अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं कह रहा कि x + 1/x की घात सपोज कर लो हमारे पास में 7 है, है ना, 7 में 5वां पद ज्ञात करो, ऐसा सवाल आया, 5वां पद ज्ञात करो। तो मेरा मेन मकसद ये है, किताब से नहीं है, मतलब ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखें, तो मैं बता रहा हूं। तो ये तो क्लियरिटी आपको पहले ही एक्सरसाइज में आ गई होगी कि इसके अंदर हम लोग पहले पद को a कह देंगे, दूसरे पद को b कह देंगे और n जो है हमारा वो 7 होगा। ये आपको क्लियर है, पहली एक्सरसाइज से क्लियर है। ये a है, 8.1 में आप काम करके आए होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कोई जो ना करके आया और फिर उसके बस की बात नहीं, वो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करे, इससे बढ़िया कोई दूसरी वीडियो देख ले यूट्यूब में, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये x है और ये x a का काम करेगा, ये 1/x आपका b का काम करेगा और ये n है ही है, जैसे कि ऊपर प्रसार लिखा है। लेकिन इस बार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, इस प्रसार को बिना खोले, है ना, बिना खोले आप दिमाग लगा रहे हो कुछ बच्चे, सर जी फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है। आप एक काम करो, इसका प्रसार खोल दो इस तरीके से, जो कि हमने 8.1 में सीखा है, प्रश्नावली 8.1 में सीखा है, और फिर देख लो 5वां पद कौन सा होगा। काहे इस चक्कर में पड़े हो, क्यों चक्कर में पड़े हो इसके, भाई साहब ठीक कह रहे हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं बार ऐसा आ जा कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें x प्लस, सपोज इसी को ले लूँ मैं, 1/x की घात, हमें कह दिया 100 और कह दिया निकालो 57वां पद, निकालो 60वां पद, हमें निकालो 80वां पद, तो कहाँ जाके घुसेंगे हम, बताओ आप इस बात को सोचो। कहाँ तक कितनी कॉपियां लेंगे हम, भाई साहब जिंदगी खराब हो जाएगी इस चैप्टर के चक्कर में। तो आपको ऐसा नहीं करना, तो आपको फिर यही एक मेन फॉर्मूला आपको याद आएगा जिससे हम इस काम को छोटे तरीके से आराम से कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, करते हैं। देखिए सुनो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नंबर 1 a चाहिए, क्या होगा, नंबर 2 b चाहिए, क्या होगा, a b चाहिए, नंबर 3 n चाहिए, क्या होगा, और नंबर 4 r चाहिए, क्या होगा। अगर ये 4 चीज आप किसी सवाल के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं मेरे बेटे, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे कि आप व्यापक पद ज्ञात करने में दिक्कत आपको लगे। तो चलिए, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने सीधी बात है कि जो a की वैल्यू है वो x है और b की जो वैल्यू है वो 1/x है और n जो है वो 7 है। पहली 3 चीजों की जानकारी हमने ले ली है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है 5वां पद और 5वें पद से हम लोग r निकालेंगे। हमें निकालना है T5, क्या निकालना है, T5 ज्ञात करना है। लेकिन T5 को हमें लिखने के लिए फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला होता है TR+1। नोट, यहां पर कोई नंबर नहीं आता, पूरा यहां आता है R+1। तो हमें निकालना क्या है 5, तो 5 को लिखेंगे हम 4+1, क्या लिखेंगे 4+1। इस फॉर्म में तोड़ना ना, हमें इस फॉर्म में तोड़ना, R+1 करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लिखेंगे 5+1, है ना, तो 5+1 का मतलब 36 आ जाएगा, तो छठा पद है ये, तो कौन सा, छठवां पद है ये, क्या है, छठवां पद है आपके पास में, सिक्स टर्म है ये तो, है ना। लेकिन हमें तो निकालना 5वां, तो 5वां निकालने के में T4+1 करना पड़ेगा, और 4+1 जब करेंगे तो ये जो पहली वैल्यू है वो r की वैल्यू होगी। इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे, ठीक है ना, हम लोग ये कहेंगे कि जो हमारा r है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, दिस इंप्लाइज दैट कि r जो है हमारा वो 4 का काम करेगा।
तो अब आपको चारों चीजें मिल गई जो हमें चाहिए थी। अब निकालो। अतः जो T5 होगा, T5 कैन बी फाइंड आउट, उसको लिखेंगे 4 + 1 दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है, पहले एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाया करें कि TR + 1 इज इक्वल टू होता है NCR और A की घात n - R एंड B की घात R। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से T4 + 1, क्योंकि T4 + 1 ही T5 बनेगा, T5 का मतलब पांचवा पद बनेगा, इसका मतलब n क्या है वो 7C, R क्या है 4 है, हमने ऊपर लिख लिया है। बट इस ए है हमारा x की घात आ जाएगा n - R 4 - 7 - 4 इंटू 1/x यानी कि b की घात आ जाएगा, b की घात आ जाएगा r यानी कि आपके पास में 4। इसको सॉल्व कर लो, 7C 4 और x की घात आपका 3 इंटू x की घात आपके पास में 4, तो ये कट जाएगा, इससे एक घात बचेगी, तो फाइनली बनेगा, इसका फॉर्मूला खोल लो, 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल एंड 7 - 4 का फैक्टोरियल, देन ये बचेगा 1/x। इसको कैलकुलेट आप करोगे तो आपका वही पद आ जाएगा जो आप निकालना चाह रहे हैं, कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 इंटू 1/x। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, 6 से 6 कटेगा, 5 × 7 = 35, तो आ जाएगा 35/x। चाहे आप अपनी रफ कॉपी के 2-3 पेज खराब करने के बाद भी आंसर निकालो, इसका प्रसार करने के बाद आंसर निकालोगे तब भी इसका पांचवा पद 35/x ही आएगा। तो आपको निकालना आना चाहिए कि कैसे आप एक दिए गए द्विपद मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैसे बिना प्रसार के कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है हम लोगों का, ठीक है ना। ओके, तो वीडियो को पॉज करके जरा फटाफट इसको नोट कर लें ताकि ये चीज आपको याद हो जाए, ताकि क्वेश्चंस आपको समझ में आने शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, ये कौन सा फॉर्मूला, बहुत बढ़िया है। अब ऊपर जो लिखा है अगर उसको उससे वेरीफाई थोड़ा सा करके देखें हम, कैसे। देखो, मुझे अगर इस प्रसार में पहला पद निकालना, T1 निकालना, तो T1 का मतलब क्या है, R का वैल्यू 0 भरेंगे। तो जब R का वैल्यू 0 भरेंगे, ध्यान से देखो, T1 निकालना, T1 का मतलब है R का मान 0 भरना पड़ेगा, 0 + 1 जब ही तो बनाएगा, तो 0 भरेंगे तो आ जाएगा NC0 प्लस A की घात n - 0 एंड B की घात 0। फाइनली ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में ये तो है, पहला पद चेक कर लो। अगर मेरे को T2 निकालना है, T2 का मतलब क्या है, T2 को लिखेंगे 2 + 1 + 1 यानी कि R का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा NC1 A की घात n - 1 और B की घात 1। चेक कर लो, दूसरा पद यही है, ठीक है ना। मतलब मैं ऐसे कर क्यों रहा हूं, मान के जब तीसरा पद निकालना, T को लिखेंगे 2 + 1 है ना, तो R का मान आ जाएगा 2 और NC2 A की घात n - 2 एंड B की घात 2। चेक कर लो, तीसरा पद ये है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग ब्रेक करके R का मान आपको देखना आना चाहिए कि चलिए मैं एक एग्जांपल है वो दिखाता हूं आपको। मुझे कहा कि आपको x + 3 की घात 11 में सातवां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, सातवां पद। सातवां पद क्या होगा, T7 होगा, है ना। और तो T7 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो लिखेंगे 6 + 1। इसका मतलब हम लोग जब हम सातवां पद निकालेंगे तो R का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर कर चलेंगे, 6 लेके चलेंगे, ये वाला। किसी प्रसार के अंदर सपोज आपको कहा गया कि 19वां पद निकालो, T19 निकालना, तो T19 निकालने के लिए R क्या कंसीडर करोगे, इस T19 को लिखोगे 18 + 1, तो R का जो मान है वो ले लोगे आप 18। जोन सा भी पद निकालना है उससे एक कम आपको R का मान लेना है, ठीक है ना, उससे एक कम आपको R का मान लेना है, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूं। और मध्य पद आपको अब हम लोगों ने व्यापक पद याद करना सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, आप लोग अपने आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा। अब हमारे पास में आता था एक दूसरा टॉपिक, और वो दूसरा टॉपिक था कि आप लोग मध्य पद कैसे याद करोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मध्य पद आप कैसे याद करोगे। अंग्रेजी में कहते हैं मिडिल टर्म, मिडिल, ठीक है, कौन सा टर्म, मिडिल टर्म, बीच में टर्म आना चाहिए। बस देखो सीधी बात है,
जब आप प्रसार करते हो a प्लस बी की घात n का, तो खूब लंबा सा प्रसार आता है जो ऊपर लिखा है। इसके अंदर व्यापक पद कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा भी तो है कि इसके बीच में एक पद ऐसा आएगा जो बिल्कुल बीच में आएगा, मध्य में आएगा, तो उस पद को भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो अब कैसे उस मध्य पद को निकालेंगे तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा थोड़ा पानी यार पी लें, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। थोड़ा समय दे दो बस। चलिए जी, तो बेटा ध्यान से सुनना। देखो, मध्य पद जब हम निकालते हैं तो मध्य पद के लिए हम एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, आप लोग समझ पाएंगे। क्या ध्यान देने वाली है कि अगर वो डिपेंड करता है कि a प्लस बी की घात अगर हमारे पास में सपोज कर लो n में हम मध्य पद निकालना में मध्य पद फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मध्य पद, तो इसमें दो कंडीशन होती है। नंबर एक कंडीशन ध्यान देना है। अब अगर ध्यान दो कि n अगर हमारे पास में कोई भी सम संख्या हो जाए, हो सकता है ना भाई, n की वैल्यू, n जो है, जो घातांक है, जो टोटल घात है n जो है वो 2 हो सकता है, या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। तो जब सम होगा तो मध्य पद कैसे निकालते हैं, और जब विषम होता है तो मध्य पद कैसे निकालते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं और इन दोनों को समझ लेना जरूरी है। मान के चलो आपके पास में n की वैल्यू जो है वो 10 है, 10 नहीं ले रहा मैं, छोटी वैल्यू ले 6 ले रहा हूं। तो जब n की वैल्यू आपने 6 ली है मेरे भाई, तो मुझे बता सकता है कि पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब है जब इसको हम प्रसार करते हैं, है ना, a प्लस बी की घात अगर हम लोग 6 लेते हैं तो उसमें पद कितने आएंगे, कितने पद इसके अंदर कुल करके आएंगे, वो बात हम बता चुके हैं। पदों की संख्या हमेशा घातांक से ज्यादा होती है, इसका मतलब 6 प्लस 1 हो जाएगी, इसका मतलब 7 होगा। ठीक है, जब मैं 7 पद लिखता हूं कि सपोज कर लो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, तो मुझे बता सकते हो बीच का पद कौन सा है, आराम से बता दोगे। कहोगे सर जी 3 इधर हटा दो, 3 इधर हटा दो, बीच का पद है T4। तो मध्य पद क्या बनेगा इस केस में, मध्य पद क्या बनेगा इस केस में, मध्य पद बन जाएगा आपके पास में T4। और T4 कैसे निकालेंगे, T4 यानी कि T4 यानी कि आपको चौथा पद निकालना है, चौथा पद। और चौथा पद निकालोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू व्यापक, इस वाले सूत्र से निकाले। मैंने कहा था इसके बिना कुछ नहीं हिलने का। तो अब पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा पद मध्य पद होगा, है ना। तो अगर 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 सपोज कर लो कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर जैसे सपोज a प्लस बी की घात हमने कहा कि 1000 है, में मध्य पद कौन सा बनेगा, मध्य पद आप कहोगे सर जी में मध्य पद बताओ। सीधी बात है, सम संख्या है, तो अब ऐसे थोड़ा ही करेंगे T1, T2, T3 100 तक लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा है उसको उठा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो तरीका ध्यान रखें। इस तरीके से तो सिर्फ छोटी बातें हो सकती हैं, बड़ी बातों के लिए तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है मेरे भाई। तो अगर n एक सम संख्या है तो कैसे पता करेंगे मध्य पद कौन सा है, उसके लिए ध्यान देंगे। यहां लिखेंगे यदि n एक सम संख्या है, सम संख्या हो तो मध्य पद जो बनेगा, ध्यान देना है, मध्य पद जो बनेगा वो आपका बनेगा, वो बनेगा आपके पास में n प्लस 1, ठीक है ना, n प्लस 1 बटे 2 वा पद। मतलब समझ में नहीं आया आप लोगों के, मैं क्या कह रहा हूं, क्या करवाना चाह रहा हूं आप लोगों से, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। मतलब ध्यान दो, n क्या है, n क्या है, n आपके पास में है जो घात बनेगी प्लस वन, या इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं n प्लस 2 बटे 2 वा पद। बस इसको याद रखो। जैसे इस केस में था n का मान कितना था, 6 था, तो मध्य पद क्या बनेगा भाई, हमें पता है चौथा पद बना था, लेकिन निकाल के देखते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो मध्य पद क्या बनेगा, मध्य पद क्या बनेगा, मध्य पद के लिए बताया है मैंने n प्लस 1 यानी कि कितना, 6 प्लस 1 बटे 2 वा पद, यानी कि 6 और 1 7 और 1 8 बटे 2 वा पद, या फिर 2 से जब हम 8 को काटते हैं तो 4 आ जाता है, तो 4 वा पद
ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि कौन सा पद, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सा पद आपका मध्य पद बन जाएगा। अब देखो अगर a प्लस बी की घात 1000 की बात कर रहे हैं मैं मध्य पद क्या फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा 1000 है ना, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1000 है, +1 वापद। लुक एट दिस, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाएंगे, यानी कि 1002/2 पद, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है ना, 0 1 है ना। इसका मतलब 501 पद जो होगा वो मध्य पद होगा आपका। 501 पद जो होगा 1000 पदों के अंदर, 1000 पदों का जो 1000 घात का जब हम प्रसार करेंगे इसके अंदर 1001 पद होंगे, और उस 1001 पद का मध्य पद जो बिल्कुल बीच वाला पद बनेगा वो 501 पद बनेगा। और 501वें पद को निकालने के लिए हम लोग फिर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे कि हम लोग 501 निकालना चाहते हैं कि t 500 + 1 यानी कि r का वैल्यू हम लोग कितना काउंट कर लेंगे, 500 काउंट कर लेंगे। तो कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अभी मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ, फिर बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। एक एग्जांपल देते हैं आपको, इसको याद रख लो फर्स्ट टाइप को, तो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि सपोज कर लो मैं एक उदाहरण लिखता हूँ यहाँ, उदाहरण, ठीक है नहीं, उदाहरण एक छोटा सा उदाहरण हम आपके सामने लेते हैं, आपकी किताब से उठा लूँ। हाँ ये है, उसने कहा है कि x + 8y की घात कितना लिया है उसने, 8 लिया है। 8 में मध्य पद ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो मैंने अभी क्या कहा था, सबसे पहले आप n कंसीडर कर लो, n जो है वो 8 है, और n अगर 8 है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि n एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है, ठीक है। और n अगर एक सम संख्या होती है तो सीधी बात है मध्य पद ऐसे निकालेंगे, तो मध्य पद जो बनेगा क्या बनेगा, वो बनेगा n + 1 है ना, n + 1/2, या डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हो, n + 2 यानी कि 8 + 2, n + 2 चाहे लिख दो एक बार, n + 2/2 पद, यानी कि आपके पास में 8 + 2/2 पद, ठीक है ना। चौक थोड़ी दूसरी ले लें, बड़ी सी यार हाथ में आ ही नहीं रही बिल्कुल भी अब तो, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो बेसिकली बेटे आपके सामने आ जाएगा 10/2, यानी कि 10/2 पद। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आ जाएगा हमारे पास में जो मध्य पद बनेगा, बेसिकली वो बन जाएगा, मध्य पद जो बनेगा, मिडिल टर्म जो बनेगी वो बन जाएगी हमारे पास में 5वां पद, क्योंकि कटेगा है ना, 5वां पद। भाई सीधी बात है ना, थोड़ा सा क्लियर देखें, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 8 है, n की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी बताओ, पदों की संख्या कितनी होगी, आप बताओ मुझे। पदों की संख्या वो बनेगी आपके पास में 8 + 1 यानी कि 9 पद बनेंगे। कितने बनेंगे, 9, यानी कि जैसे T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 और T9 है ना। आप ध्यान दो, अगर हम ध्यान दें तो बीच का पद तो यही बन रहा ना, देखो 4 इधर से खत्म 4 इधर से खत्म, तो बीच वाला पद क्या है, मध्य पद क्या है बताओ, मध्य पद आपके पास में T5 ही है, तो ये तो बता रहा T5 है, तो T5 है हमारे पास में T5। और अब T5 को निकालेंगे कैसे, T5 को निकालेंगे जैसे व्यापक पद ज्ञात करते हैं, तो T5 को निकालने का नहीं, 5वां पद निकालना है, क्या निकालना है, 5वां पद। तो जब 5वां पद निकालेंगे 5 को लिखेंगे 4 + 1 अकॉर्डिंग टू दिस इज इक्वल टू, है ना, 4 + 1। तो इसका मतलब ये है कि r का वैल्यू हम लोग 4 कंसीडर करके चलेंगे, और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हम लोग फिर उठा लेंगे अपने क्वेश्चन को। अतः x + 8y की घात में 8 में आप ध्यान दें, a को तो हम कंसीडर कर लेंगे कि x है, और b जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, वो 8y आ जाएगा, और n जो है बेसिकली वो हमारा 8 आ जाएगा, और r हमने ऊपर देख ही लिया है, r हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो उठाओ और इसको लगाओ व्यापक पद ज्ञात करने वाले सूत्र को, कि T5 कैन बी फाइंड आउट 4 + 1 है ना, आपके पास में NCR, n की वैल्यू हमारी 8 है, 8C, r की वैल्यू हमारी 4 है,
और a व्हाट इज a क्या है, वो x है, x की घात हमारा 8 माइनस 4 आ जाएगी, और b यानी कि 8y की घात हमारी, ठीक है ना, 4 आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट आप जब करोगे, ट्राई करोगे, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे कि आपको मध्य पद पहले पता चल जाए कि कौन सा है, फिर उसको आप व्यापक पद वाले सूत्र से आराम से निकाल सकते हो। ये तो केस हुआ कि अगर हमारा n जो है एक सम संख्या बन जाता है तो क्या होता है, ठीक है, ओके। चलिए चलिए, तो अब अगर हम लोग दूसरे केस के बारे में बात करें कि n अगर सम ना होकर के विषम हो जाए। अरे यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रफ कर दिया। चलो इसको कोने में लिख देता हूं इधर, कि व्यापक पद ज्ञात करना, tr+1 कैन बी फाइंड आउट, tr+1 इज इक्वल टू NCR a की घात n माइनस आर एंड b की घात r। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब देखो, सेकंड केस क्या है कि यदि n एक विषम संख्या हो जाए तो क्या होगा, विषम संख्या हो तो ध्यान देंगे तो पदों की जो संख्या होगी, ठीक है ना, तो पदों की जो संख्या होगी अगर उस पर ध्यान दें हम तो क्या होगी। देखो मैंने अभी बताया था कि n अगर सम होता है, जैसे हमारे पास n जो है वो सम संख्या थी, n क्या था, वो सम संख्या थी, तो पदों की संख्या भी जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें वो बन जाती विषम, क्योंकि एक जोड़ देंगे ना, पदों की संख्या बन जाती विषम। और विषम पदों में मध्य पद देखना बहुत आसान था, जैसे कि मैंने आपको सिखा ही दिया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर पदों की संख्या हमारी मतलब n जो हमारा 8 था, तो पदों की संख्या हमारी 9 बनी, और 9 पद जब लिखे तो हमारा सीधी बात है कि पांचवा पद था वो मध्य पद आ गया था हमारा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जब हम पदों की संख्या लिखेंगे तो पदों की संख्या हमारी सम संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सम संख्या। और अगर सम संख्या आ जाती है तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो अगर सपोज कर लो n जो है, इस केस को डिस्कस कर रहा है, n का मान सपोज कर लो आपके सामने 7 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी भाई, बता सकते हो कोई। पदों की संख्या हो जाएगी 8, क्योंकि एक ज्यादा होती है, तो जैसे T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 और T8 ऐसे पद लिखे जाएंगे हमारे। ये सब पद बनेंगे जब हम लोग किसी भी ऐसा प्रसार करेंगे जिसमें n का वैल्यू 7 होगा। तो अब अगर देखा जाए इसके अंदर मध्य पद क्या बनेगा, उसमें तो एक मिल जा रहा था आराम से, लेकिन इसके अंदर हमें प्रॉब्लम आती है। अगर हम ध्यान दें तो इसके अंदर 2 मध्य पद बनेंगे आपके पास में, एक तो चौथा पद, एक पांचवा पद। देखो इधर 3 हटा दो, ठीक है ना, इधर 3 हटा दो, तो इन दोनों में से एक थोड़ा ही सिलेक्ट कर लेंगे, तो मध्य पद हमारे 2 होंगे, मध्य पद हमारे पास में 2 होंगे। जब भी n का मान एक विषम संख्या होगी तो हमें एक मध्य पद नहीं मिलेगा, फिर हमें 2 मध्य पद मिलेंगे। ये बेसिक सी बात है, दिख भी रहा है आपको। और वो कौन कौन से होंगे, ठीक है ना, सम संख्या। तो देखो तब मध्य पद तब 2 मध्य पद प्राप्त होंगे, तब 2 मध्य पद प्राप्त होंगे, ठीक है ना, तब 2 मध्य पद प्राप्त होंगे। सबसे पहला कौन सा होगा आपके पास में, सबसे पहला होगा आपके पास में यही जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो पहले वाला, कि पहले वाला तो होगा n+1+1/2 वा पद, ठीक है नहीं, तथा, ठीक है ना, n+1+1/2 + 1, ठीक है ना, आपके पास में वा पद, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n+2/2 वा पद, या करके लिख लो आप, तथा n+2/2 + 1 वा पद। ये 2 पद होंगे हमारे पास। अगर n की वैल्यू विषम संख्या बनती है तो हमारे पास में बेटा, ठीक है ना,
तो हमारे पास में नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक बात ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा ज़्यादा सोच के बैठा मैं, दिमाग ज़्यादा लगा बैठा। तो जो दो मध्य पद होंगे उसमें पहला तो होगा आपके पास में, वो एक तो होगा n/2 वा पद, ठीक है ना, वा पद आपके पास में, ठीक है ना, n+1/2 वा पद, ठीक है नहीं, तथा जो दूसरा होगा वो होगा n+1/2 और +1 वा पद। कैसे पता चलेगा, मैं आपको अभी थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूं, ठीक है। उदाहरण लेते हैं इसमें भी, मान के चलो उदाहरण है आपके पास में, उदाहरण है, ठीक है। मुझे कहा कि x प्लस के 2y की घात, इस बार हमारे पास में n की वैल्यू एक विषम संख्या लेते हैं, सपोज कर लो 9 है, 9 में मध्य पद बताओ कौन से होंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, आपको पता है n जो है वो 9 आ गया, जो कि एक विषम संख्या है, जो कि एक विषम संख्या है बेटा। और अगर सम होती तो प्रोसीजर ये लगाते, तो विषम है तो हमारे पास में 9 आ गया, और अगर विषम है तो मध्य पद हमारे कितने होंगे, मध्य पद हमारे दो मध्य पद मिलेंगे। पहला मिलेगा तो मध्य पद, ठीक है ना, मध्य पद एक तो होगा n+1, है ना, n+1/2 वा पद, तथा दूसरा होगा n+1/2 +1 वा पद। मतलब क्या हुआ, अब n की जगह क्या भर लेंगे, 9 भर लो, 9 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 9। तो हम लोग ध्यान देंगे तो मध्य पद जो बनेंगे, ध्यान दो, 9 और 1 10/2, पांचवा पद आपके पास में, और तथा देखो ध्यान से, 9 + 1 कितना हो गया 5, 9 और 1 10, 10/2 5, 5 और 1 6, यह जाएगा 6वां पद, है ना, 6वां पद। तो हमारे पास मध्य पद दो पद आएंगे, एक तो आएगा T5 तथा दूसरा पद आएगा T6, और T5 और T6 को निकालने का तरीका आप लोग व्यापक वाले सूत्र से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चाहो तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे बेटे। सपोज कर लो इसके अंदर हमारे पास में कितने, ये n कितना है मेरे पास में, n कितना 9 है, तो 9 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या बताओ, पदों की जो संख्या होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, बेसिक सी बात है, वो हो जाएगी आपके पास में कितनी, 9 और 1 10, ठीक है ना। तो 10 हो जाएगी, तो यानी कि T1 कितने पद बनेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, है ना, T8 और T9 और T10, है ना। तो इसमें अगर मध्य पद देखा जाए तो मध्य पद आपके पास में बनेंगे, ये दो ही बनेंगे, चाहे देख लो, इनसे ऊपर भी 4 हैं और इनसे नीचे भी 4 हैं, तो बीच के जो बनेंगे ये जो T5 और T6 है, यही हमारे क्या होंगे, मध्य पद होंगे। और मध्य पद पहले पता कर लोगे कौन से होंगे, और फिर व्यापक सूत्र वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए T5 और T6 को भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मध्य पद को लेकर के आपको और चीजें भी समझ में आने लगी होंगी, ठीक है। तो अब मध्य पद को, ये जितना भी मैंने आपके सामने लिखा है, जरा इसको फटाफट बहुत तेजी से अपनी स्क्रीन को यहीं पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास ना करें। चलिए, इतना करने के बाद में अब हम लोगों ने अब तक टॉपिक डिस्कस कर लिए मध्य पद और व्यापक पद। अब तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है गुणांक ज्ञात करने वाला, जरा उस पर बात करते हैं फटाफट, और वो होना है इसी फॉर्मूले से। तो यही सबसे बेसिक फॉर्मूला है, तो इतना हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे। देखो, गुणांक का क्या मतलब है मैं आपको पहले समझा दूंगा बहुत प्यार से, उसके बाद इतनी बातें समझ के आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो डरा दे, ठीक है। देखिए गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास में यही आपके सामने प्रसार लिखा है, यही आपके पास में प्रसार लिखा है, और अगर कोई कह दे कि हमें एक ही घात n-2 का गुणांक चाहिए, n-2 का गुणांक चाहिए, तो यानी कि एक ही घात n-2 ये रखा है, इसका गुणांक का मतलब हो गया कि nc2 यानी कि ये वाला और b की घात 2, ये दो ही चीजें बची हैं, तो ये इसका गुणांक कहलाएगा।
समझ में आ रही बात? छोटी क्लास में आपने सीखा है कि एक्स वाई स्क्वायर, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया, एक्स वाई स्क्वायर में एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा, तो आप तुरंत करते थे गुरुजी एक्स को खत्म कर दो, वाई स्क्वायर इसका गुणांक है ना। तो ऐसे ही हमें देखना है, अब गुणांक ज्ञात करना है। इसको मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के माध्यम से। तो हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, गुणांक ज्ञात करना, गुणांक ज्ञात करना, ठीक है ना, गुणांक ज्ञात करना, हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट। एक उदाहरण से बात करते हैं, और उदाहरण में हमने कहा है कि x प्लस 1/x की घात सपोज कर लो 10 में, ठीक है ना, आपके पास में 10 के अंदर एग्जाम्पल ले लें ताकि जो आपको अच्छे समझा दे, ठीक है। x की घात 6 का गुणांक ज्ञात कीजिए, में x की घात 6 का गुणांक ज्ञात करो, एक सवाल है, ठीक है ना। कोई थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए काम कर लेना है। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या होता है, बेसिकली ध्यान से देखेंगे। हम क्या करते हैं, सीधा व्यापक पद ज्ञात करने वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब क्या कहा उसने ये कहा है, पहले समझ लो ना, कि x प्लस 1/x की घात हमारे पास में जो 10 है, जब इसका प्रसार करोगे, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू 8.1 प्रश्नावली 8.1 के हिसाब से जब आप प्रसार करोगे, तो मेरे बेटे कहीं ना कहीं इसके प्रसार के अंदर आपको करते करते x की घात 6 मिलेगा। तो x की घात 6 का क्या गुणांक होगा वो हमें ज्ञात करना है, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से पद में ऐसा हो सकता है। हमें ये कंफर्म अगर पता चल जाए कि ये 5वें पद में ऐसा होगा, तो हम तुरंत 5वें पद उठा के देख लेंगे, है ना, या 7वें पद में है, 8वें में है, जिस भी पद में है। तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना रहेगा कि कौन से पद में ऐसा होगा, है ना, और हमें पता नहीं है कि कौन से में होगा। तो हम इस बात की जानकारी कौन देगा हमें, इस व्यापक फॉर्मूले वाले, इस व्यापक सूत्र, व्यापक पद ज्ञात करने वाले सूत्र से हम ये जानकारी लेंगे कि सपोज कर लो, हम सीधी सीधी बात करेंगे, हम इसमें x प्लस 1/x की घात, मैं हल कर रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हल करने हैं, कि घात 10 में हम लोग क्या करते हैं, व्यापक पद ज्ञात करते हैं, व्यापक पद टी, है ना, व्यापक पद यानी कि TR+1 वो होगा, फॉर्मूला होता है NCR a की घात n-r और आपके पास में b की घात r। तो बेसिक सी बात है, a का कॉमन x करेगा और b का कॉमन 1/x करेगा, n का मान हमारा 10 रहेगा। लेकिन r हमें क्लियर नहीं है ना, व्यापक पद में हमें r क्लियर नहीं है, तो r ही का तो सारा खेल है। तो 10CR r क्या है हमारा पता नहीं है, a क्या है, x की घात 10 माइनस r इंटू 1/x की घात r। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। x की घात 10 माइनस r तो है ही, इंटू इसे लिख लेंगे 1/x की घात r, बिल्कुल ठीक बात है, या TR+1 इज वॉट 10CR, और ध्यान से देखेंगे आप, इसे लिख देंगे x की घात 10 माइनस r इंटू एक्स की घात माइनस r, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा घातांकी नियमों को अच्छे से जानते हैं, छोटी क्लास में आपने मेहनत करी है या नहीं करी होगी, तो अब मेहनत करके आपने ये चीजें सीख ली होंगी, तो सीधी बात है कि वो आ जाएगा TR+1 इज इक्वल टू 10CR एंड x की घात 10 माइनस, देखो माइनस का आ जाएगा 2r, ठीक है। अब बस यही हमारा वो मेन पॉइंट है जहां से हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि गुणांक क्या होगा। हमें गुणांक किसका निकालना, बेसिकली हमें निकालना है x की घात 6 का गुणांक। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे हम फंसे हैं, यहाँ करके जहां पर हम रुके हैं, फंसे नहीं है, रुके हैं, जहां पर रुके हैं, अगर हम लोग यहाँ पर x की घात 6 कर देते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू 6 आ जाती है, ये वाली वैल्यू 6 आ जाती है मेरे भाई, तो गुणांक तो ये बन जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये गुणांक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? अगर ये 6 बन जाता है कि 10CR x की घात 6, तो इसका मतलब x की घात 6 का गुणांक क्या बना, ये बना। तो इसका मतलब क्या है,
हमें क्या करना है, हमें हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना करना है कि x की घात को 6 मान लेते हैं, x की घात को क्या मान लेते हैं 6, ठीक है नहीं। x की घात 6 का गुणांक ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि 10 माइनस के 2r को 6 ले लेंगे, माइनस के 2r इज इक्वल टू 6 माइनस 10 या माइनस के 2r इज इक्वल टू -4, r की वैल्यू आ जाएगी 2, r की वैल्यू आ जाएगी 2, आ गई r की वैल्यू 2। तो मेरे भाई हो गया काम। अतः आपके पास में एक मिनट जरा, एक कॉल है यार। हेलो, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहा बेटा, इसका मतलब ये रहा कि हमारे पास में r की वैल्यू कितनी आई, हम लोगों को r की वैल्यू 2 आई है। इसका मतलब जो x की घात 6 का गुणांक, x की घात 6 का जो गुणांक होगा, आप सिंपली देख सकते हैं वो कितना होगा, ये होगा, यानी कि 10c2। चाहे तो कैलकुलेट करके भी आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही इसको छोड़ दें और वो आपको समझ में आ जाएगा, 10c2, ठीक है ना आपके पास में। तो अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, उसको क्लियर करके फिर हम लोग समाप्ति की ओर जाते हैं, ठीक है। और यहां पर जैसे ही r का मान निकल पाता है उसी हिसाब से बेटा ध्यान दें, आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से पद में ऐसा होगा, यानी कौन से पद में x की घात 6 आएगी। तो यहां से देख लो आप, t2 + 1 यानी कि t3, तीसरे पद के अंदर x की घात 6 हमें मिलेगी। तीसरे पद के अंदर हमें, क्योंकि r का मान 2 निकाला है, तो यहां पे अगर भर के देखें tr+1 यानी कि तीसरे पद में हमें x की घात 6 मिलेगा। चाहो तो वेरिफिकेशन के लिए इसका प्रसार खोल करके देख लियो, अगर आपके पास इतना समय है तो। किसी दिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर ने छुट्टी कर रखी हो तो आप ये काम, इतने लंबे काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको आ गया समझ में, ठीक है, ओके। अब एक टॉपिक और बचता है, और वो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, ये भी क्लियर हो गया ना, वो दूसरा टॉपिक है अचर पद। अचर पद, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं x से स्वतंत्र पद, फ्री फ्रॉम x। मतलब ये है कि जब आप इसी एग्जांपल को, आप जरा फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह दिया जाए मैं अचर पद, क्या याद करो, अचर पद। अचर पद का मतलब जिसके अंदर x नहीं होगा, है ना। एक पद ऐसा आएगा कहीं ना कहीं चलते चलते जिसमें x होगा ही नहीं, अचर पद ज्ञात करो। अचर पद, या फिर हम लोग उसको x से स्वतंत्र भी कह सकते हैं, x से स्वतंत्र भी कह सकते हैं, स्वतंत्र पद, ठीक है ना, स्वतंत्र पद ज्ञात करो। तो मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और शुरू से करके दिखाऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है। आपके पास में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो। कुछ नहीं करना मेरे भाई, अभी जो काम किया था वही प्रोसीड करना है आपको, कि x + 1/x की घात हम लोगों ने 10 में हम लोगों को व्यापक पद पहले ही ज्ञात करना पड़ेगा, व्यापक पद। और व्यापक पद कैसे निकालेंगे, जो काम अभी करा सेम करते चले जाएंगे। r+1 आ जाएगा 10cr, और x की घात 10 - r 1/x की घात आपके पास में r, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 10cr और x की घात 10 - 2r। मैंने अभी अभी सॉल्व किया था, ये थोड़े स्टेप खा लिए मैंने अपनी तरफ से। यहां पर आ गए हम लोग, यहां पर आकर रुक गए हम लोग। अब यहां पर आकर के ही हम पहले भी रुके थे, जब हमने कहा था कि x की घात 6 का गुणांक ज्ञात करना है। तो x की घात 6 का गुणांक ज्ञात करने का मतलब क्या था, कि हमने इसको 6 रख दिया था, और 6 रख करके 10 - 2r बराबर जब हमने 6 रखा था तो r का मान हमने 2 निकाल लिया था। तो हमने बता दिया था कि 10c2 जो है वो x की घात 6 का गुणांक होगा, ये हमने बता दिया था। लेकिन x से स्वतंत्र पद का मतलब क्या, अचर का पद का मतलब क्या, अरे भाई सीधी सी बात है, x की घात 0 का गुणांक, क्योंकि x की घात 0 का मतलब हो गया 1, x हो गया खत्म। तो जहां आपने, यहाँ अगर आपको अचर पद निकालना पड़े या x से स्वतंत्र पद निकालना पड़े, इसका मतलब ये है कि वो x की घात 0 का गुणांक ज्ञात करवा रहा है, तो कोई अलग चीज नहीं है ना।
दोनों चीज सेम है ना, गुणांक ज्ञात करना या अचर पद ज्ञात करना दोनों चीजें सेम है ना, क्योंकि इसमें तो गुणांक अगर ज्ञात करना किसी स्पेशल का तो r का मान निकलेगा, और अगर हम लोग अचर पद निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x की घात 0 का गुणांक निकालेंगे। तो सीधी बात है, यहां पर हम लोग क्या करना है कि 10 माइनस अचर पद के लिए, हम लोग 10 माइनस के 2r को 0 के इक्वल काउंट करेंगे, और जब हम 2r इज इक्वल टू माइनस 10 लिखेंगे तो r का मान यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। आपके पास में r का मान हमारे पास में 5 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये रहा, ठीक है ना, इसका मतलब ये रहा, हम यहीं से चल लेंगे जहां हम रुके थे वहीं से ही, कि t5 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10c5, क्योंकि r का मान 5 निकाला है, और x की घात 10 माइनस के 2 × 5, तो यानी कि t6 जो छठवां पद होगा और वो होगा 10c5, x की घात आ जाएगी यहाँ 0, चेक कर लो 10 माइनस 10, तो ये देखो, तो ये होगा, हम कह देंगे अतः छठवां पद यानी कि t6 अचर पद होगा, चाहे आप इसका प्रसार करके देख लें। मैं फिर वही कहूँगा कि इस दिन आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले टीचर ने छुट्टी दी हो तो उस छुट्टी के अंदर इसका प्रसार करके देखना, और आप पाओगे कि छठवां पद एक ऐसा पद होगा जिसके अंदर x होगा ही नहीं, है ना, और उसी को हम लोग अचर पद कह देंगे। अचर पद ज्ञात करते समय हमें क्या करना है, काम वही करना है जो हम गुणांक ज्ञात करते समय करते हैं, लेकिन गुणांक ज्ञात करते समय जहां हम रुकते हैं आकर के वहां पर हम लोग r की वैल्यू निकालते हैं जब, तो हम लोग क्या करते हैं, x की घात को 0 काउंट करते हैं, है ना। x की घात को जब 0 काउंट करते हैं तो हम लोग को एक वैल्यू प्राप्त होती है, तभी हमें मिल जाता है कि अचर पद कौन सा होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये रहा आपके सामने। अच्छा एक बात और सुनो, अगर r की वैल्यू कभी, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है r की वैल्यू कभी भी पूर्ण संख्या ना आए, मतलब r की वैल्यू कभी भी एक क्या कहूं मैं, मतलब r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 5, यानी कि r एक पूर्ण संख्या हो सकती है, बेसिक सी बात है, पूर्ण संख्या। r का मान कभी दशमलव में तो नहीं आ सकता, ना माइनस में आ सकता, है ना। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कि r जब हम निकालें r एक पूर्ण संख्या ना हो, पूर्ण संख्या न हो, मान के चलो कि r का मान यहां पर, r का मान इस क्वेश्चन के अंदर 5/2 आ जाता है, तो फिर क्या कहते हैं, r ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि r का मान ये हो सकता है, सिर्फ ऐसे मान हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन, है ना। तो फिर क्या कहते हैं, फिर कहेंगे इसका मतलब इस क्वेश्चन का जब हम प्रसार करते हैं तो उसके अंदर कोई भी पद ऐसा नहीं है जो x से स्वतंत्र हो या फिर अचर हो, मतलब सभी पदों के अंदर x आएगा ही आएगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास में ऐसा, मतलब ऐसा कोई पद हमें प्राप्त होगा ही नहीं जिसके अंदर x ना हो, तो अचर पद मिलने का ही नहीं है। अगर r का मान एक पूर्ण संख्या ना आकर के कोई भिन्न आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए या पूर्णांक माइनस में आ जाए, तब हम कहेंगे ये पद इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। तो वैसे इस क्वेश्चन इस पार्ट को डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज के अंदर, तो अभी समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग तैयार हैं, ताकि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, 5 एग्जाम्पल, 6 7 8 9, इन एग्जाम्पल्स को करते हैं ताकि हमारी समझ और विकसित हो सके अच्छे से।